बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो किस बारे में है ये थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा। ये टेंसेस के बारे में है। इसमें जो हमने टेंसेस का कोर्स किया था उसका ख़ुलासा बयान किया जाएगा। जो दोस्त नए हैं, बिल्कुल वो टेंसेस को नया नया सीखना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मालूम इस टेंसेस के बारे में, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो पूरे कोर्स को करें। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी, बल्कि ये तो उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने या तो कोर्स देखा होगा या उन्हें पहले से टेंसेस कुछ ना कुछ आते होंगे। तो ये उनके लिए खुलासा है जो मैं बहुत जल्दी जल्दी बयान करूँगा। तो जो दोस्त टेंसेस में थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कापी पेंसिल पास रखें और नोट्स लिखते रहें अहम अहम। बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं टेंसेस की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले ये हाथ का नक्शा हमें समझना होगा। अगर हाथ का नक्शा हमें याद हो गया, अज़बर हो गया, तो फिर बाकी के तमाम काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। सारे टेंसेस हमने इसी हाथ के नक्शे पर कोर्स में भी समझे और आज खुलासे में भी इसी हाथ के नक्शे पर समझ रहे हैं। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो कौन सी ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पोरे हैं। और एक्टिव वाइज टेंसेस आपको मालूम है कि 12 हैं। 12 टेंसेस में सबसे पहले बात आती है वर्ब की फॉर्म्स की, कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो हम इसको यहाँ समझेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसलिए कि ये इधर से पहला है, ये इधर से पहला है। ये इसको याद करने की एक ट्रिक है, एक कुलिया है इसको याद करने का। इस तरह ये अच्छी तरह याद हो जाएगा। यहाँ दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्यों कि ये इधर से भी दूसरा है और इधर से भी दूसरा है। फिर यहाँ तीसरी उंगली में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्यों कि पहली दूसरी तीसरी उंगली, ये तीसरी उंगली है, ये उंगली नहीं है, इसको अंगूठा कहते हैं, सही है। ये तीसरी उंगली है और तीसरी उंगली में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। और बाकी जो 2 उंगलियाँ बची हैं, उनके 6 पोरे हैं, उन सब में ING फॉर्म इस्तेमाल होगी। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब मैं चलता हूँ उंगलियों के नाम की तरफ। उंगलियों के नाम याद होंगे, पोरों के नाम याद होंगे, तब हमें हर टेंस का नाम याद होगा। पहली उंगली का नाम इनडेफिनेट, सिंपल, यानी उर्दू में इसको हम मुतलक कहेंगे, इनडेफिनेट। पहली उंगली के तीनों पोरों का नाम इनडेफिनेट होगा। दूसरी उंगली कंटिन्यूस की होगी, तीसरी उंगली परफेक्ट की होगी और चौथी उंगली परफेक्ट कंटिन्यूस की होगी। चौथी उंगली इन दोनों का मजमू होगी। परफेक्ट कंटिन्यूस को मिलाकर यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। ये तो थी उंगलियों की बात। अब है पोरों की बात, कि पहले 4 पोरे किसके हैं, दूसरे 4 किसके हैं और तीसरे 4। पहले 4 प्रेजेंट के हैं यानी हाल के, दूसरे 4 पास्ट के हैं यानी माजी के, और तीसरे 4 जो हैं ये फ्यूचर के हैं यानी मुस्तकबिल के हैं। अब जब हमें उंगलियों के नाम यहाँ देख सकते हैं, इनडेफिनेट लिखा है, कंटिन्यूस लिखा है, परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ये हेडिंग है। हेडिंग है इनडेफिनेट तो आगे उंगली इनडेफिनेट की है, ये कंटिन्यूस है तो उंगली कंटिन्यूस की है। इस तरह परफेक्ट उंगली परफेक्ट की, परफेक्ट कंटिन्यूस तो उंगली परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसी तरह पोरों के नाम की भी, जिस तरह यहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, तो इनके नाम की हेडिंग यहाँ लिखी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये प्रेजेंट है तो इसके नीचे जो 4 हैं वो चारों प्रेजेंट के हैं। ये पास्ट है तो इसके नीचे जो चारों हैं ये पास्ट के हैं। ये फ्यूचर है तो इसके नीचे 4 पोरे हैं, ये फ्यूचर के हैं। तो अब हम हर टेंस का नाम लेना हमारे लिए बहुत आसान है। पहला 2 नाम से मिलकर एक टेंस बनेगा। पहला नाम यहाँ से हमने उठाना है, यहाँ से, और दूसरा इनमें से कहीं से। अब देख सकते हैं ये पहला टेंस है तो यहाँ क्या कहेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट। उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए, यहाँ से पहला लफ्ज़ उठाएंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के 4 मुकम्मल हुए। अब पास्ट, पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया। आगे फ्यूचर, फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब दूसरी बात आती है कि इनमें उर्दू की इलामत कौन सी लगेगी, कौन सी इलामत इस्तेमाल होंगी। तो उर्दू इलामत बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अगर आपको जुमला जो उर्दू में है उसकी पहचान हो गई, ये कि इसके आखिर में कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, ये कौन सा टेंस है,
तो आप आसानी से बना सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, ये मैं बता चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब तो अभी बताऊँगा। तो यहाँ उर्दू की अलामत कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाम आपको याद हो गए, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोकें, रोक रोक कर कापी पर नोट्स लेते जाएं। वक्त नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर एक पूरा कोर्स बना चुका हूँ। ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, यहाँ वक्त का इस्तेमाल होता है, थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है, मैं आगे चल के बताऊँगा इंशाल्लाह आपको कि ता रहा है। ता रहा है जब आएगा जब वक्त का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर वक्त का इस्तेमाल हो तो इलामत रहा है होगी, लेकिन वक्त का इस्तेमाल हो जाएगा और सिंस और फार का थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा इन तीनों टेंसेस में। यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, दो इलामत लगेंगी। यहाँ अलिफ छोटी ये बड़ी ये, यानी वो गया आखिर में अलिफ है, उसने चाय पी आखिर में या है, आप देख सकते हैं। वो घर गए आखिर में बड़ी ये है। अलिफ छोटी या बड़ी या भी इस्तेमाल होता है एक इलामत, और दूसरी था, थी, थे, वो खाना खाता था, वो घर जाते थे, मैं स्कूल जाता था, तो इस तरह इस्तेमाल होगा। ये अलिफ छोटी या बड़ी या आखिर में आएगी। उर्दू जुमले के आखिरी जो हर्फ होगा वो अलिफ छोटी या बड़ी या होगा, या था, थी, थे होगा। यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे, और यहाँ ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे। आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ इस्तेमाल होगा गा, गी, गे, और उससे नीचे आते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और उससे नीचे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और उससे नीचे ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देख सकते हैं जो प्रेजेंट के चारों थे उनमें आखिर में है इस्तेमाल होता है। ता है, रहा है, चुका है, ता रहा है इस्तेमाल होगा कि अभी रहा है, अभी ये काम हो रहा है, अभी ये काम करता है, अभी खा चुका है इस्तेमाल होगा। और जो पास्ट के होंगे उनके आखिर में था इस्तेमाल होगा। वो खाता था, वो खा रहा था, वो खा चुका था, वो खाता रहा था। देखें था इस्तेमाल हुआ, यहाँ है, यहाँ था, और यहाँ गा इस्तेमाल होगा। वो जाएगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, वो जाता रहा होगा। समझ आ गई होगी। हर में गा इस्तेमाल होगा, यहाँ था और यहाँ है इस्तेमाल होगा। दूसरी बात यह है कि ये मुतलक है। यहाँ मुतलक खाता है, जाता था, जाएगा मुतलक। यहाँ जारी है, कंटिन्यूस जारी है, यानी वो जा रहा है, रहा आएगा रहा। यहाँ भी रहा था, पास्ट है तो था आया, तो रहा कंटिन्यूस की वजह से। यहाँ रहा होगा, यहाँ देखें परफेक्ट है तो चुका, यानी वो काम कर चुका है, मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट। तो यहाँ चुका है, चुका इस्तेमाल हुआ। यहाँ चुका था, देखें चुका यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। और यहाँ चुका होगा, यानी आइंदा होगा लेकिन कर चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी दोस्तों। यहाँ तक तो आपको बात समझ आई है। आगे आता है हेल्पिंग वर्ब कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ये मालूम है कि आपको इनमें कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी। उर्दू इलामात भी बता चुका हूँ और उसके बाद इनके नाम भी बता चुका हूँ। अब जब आपको नाम याद हो गए तो आपने क्या कहना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर, फिर यहाँ हैज़ हैव, यहाँ हैज़ बीन हैव बीन। इसका कुलिया बहुत आसान है। जो यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वही 3 नीचे उतरेंगे, वही 3 हेल्पिंग वर्ब नीचे उतरेंगे। सिर्फ हर हेल्पिंग वर्ब के साथ BEEN का इजाफा हो जाएगा, यानी बीन का इजाफा हो जाएगा। बाकी टेंस के आखिर में वो सेंस और फार का इस्तेमाल होगा, वक्त का इस्तेमाल होगा, मुतय्यन गैर मुतय्यन वो अलग बात है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो यही होंगे। यहाँ हैज़ हैव है तो यहाँ हैज़ बीन हैव बीन, फिर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में डिड, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, यहाँ हैड, और यहाँ मालूम है आपको हैड उतारना है और बीन, हैड बीन। फिर यहाँ शेल और विल, फ्यूचर है फ्यूचर इंडेफिनिट तो शेल और विल। फिर यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस में शेल बी विल बी, SHALLBEB और विल बी। यहाँ शेल हैव विल हैव, और यहाँ आपको मालूम है शेल हैव विल हैव को नीचे उतारेंगे और बीन का इजाफा कर देंगे तो क्या होगा, शेल हैव बीन विल हैव बीन। यहाँ हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी मुरक्कब, यहाँ भी मुरक्कब।
1 2 3 4 5 5 टेंसेस ऐसे हैं जहां हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होने के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसके बारे में एक छोटा सा कायदा है जो मैं आपको जल्द समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसके बाद जो बात आती है वो है स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से टेंस में स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल होगा। आपको 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर को याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 टेंसेस का स्ट्रक्चर याद करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने जुमले 4 किस्म के होते हैं, आपको मालूम है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये दिया मुस्बत, मनफी, सवालिया और मनफी सवालिया, ये 4 जुमले होंगे। चारों का स्ट्रक्चर मैंने दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ 2 टेंसेस में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। देख सकते हैं आप, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आखिर में फुल स्टॉप नजर आ रहा है आपको, ये फुल स्टॉप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। फिर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क कि ये सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। फिर है नेगेटिव इंटरोगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट पहले है, यहाँ भी सब्जेक्ट पहले है, यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में है, और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट फिर नॉट। इतनी तब्दीली है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये स्ट्रक्चर क्यों लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक कायदा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी सारे के सारे टेंसेस में यहाँ से देख सकते हैं आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है, इनमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी तमाम टेंसेस का स्ट्रक्चर एक ही है, वो ये कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। ये पहला जो स्ट्रक्चर में लिखा था जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का था, और ये बाकी तमाम टेंसेस का स्ट्रक्चर ये वाला है। तो दोस्तों बोर्ड पर समझाने की इतनी बात थी। सेंटेंसेस आपने बना लेने हैं खुद ही। हेल्पिंग वर्ब की मतलब वर्ब की जितनी ज़्यादा फॉर्म्स आपको याद होंगी आप उतनी आसानी से सेंटेंसेस बना सकेंगे। मैं अब आपको हर टेंस के बारे में कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। सब्जेक्ट्स क्या होंगे? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। इनको सब्जेक्ट्स का हम फर्स्ट ग्रुप कहेंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल फर्स्ट ग्रुप, और ही, शी, इट सिंगुलर ये सेकंड ग्रुप हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 इस्तेमाल होते हैं, डू और डज, तो यहाँ हमने फर्स्ट ग्रुप यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू को इस्तेमाल करना है, और ही, शी, इट सिंगुलर के साथ डज को इस्तेमाल करना है। ये हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज। और ये पता है आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव इनमें इस्तेमाल होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में तब्दीली क्या होगी? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब की फॉर्म पहले ही इस्तेमाल होगी, लेकिन
ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, लेकिन उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अब हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो हम कहेंगे आई गो टू स्कूल, लेकिन वो स्कूल जाता है, ही शी इट सिंगुलर, उसके साथ गो नहीं कहेंगे, पहले कहेंगे ही गोज टू स्कूल, ई एस का इजाफा हो गया आखिर में, गो के आखिर में। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में गोज का इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो गो ही इस्तेमाल होगा, लेकिन डू की जगह डज लग जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये नहीं कहेंगे ही डज नॉट गोज टू स्कूल, नहीं, वो जो गोज एस या ई एस का इजाफा था वो यहाँ डज के साथ हो गया, यानी पहले डू था तो हमने ई एस का इजाफा किया तो डज हो गया। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज में। प्रेजेंट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर। अब आई के साथ हमेशा एम लगेगा और किसी के साथ भी एम नहीं लगेगा, और वी, यू, दे, प्लूरल, इन तमाम के साथ आर लगेगा। और जो सेकंड ग्रुप है ही, शी, इट, सिंगुलर, इन तमाम के साथ इज लगेगा। इज, एम, आर तीनों इन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होंगे। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हैं। यहाँ आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल होगा, और ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हैज इस्तेमाल होगा। टेंसेस में से चौथे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है हैव बीन और हैज बीन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, फर्स्ट ग्रुप के साथ हैव बीन और सेकंड ग्रुप के साथ हैज बीन इस्तेमाल होगा। यहाँ एक छोटा सा कायदा है जो मैंने बताया है आपको। 5 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होता है। उनमें से पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फिर प्रेजेंट, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तकरीबन 5 टेंसेस बनते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होने का एक छोटा सा कायदा है, वो ये कि पॉजिटिव सेंटेंस तो वैसे ही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आखिर में सिंस या फार का इजाफा होगा, वो मैं बताऊंगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में उसी तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब है, हैव बीन, ये दो मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, ये दो मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होगा तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का जो पहला जुज होगा उसके बाद नॉट का इजाफा होगा, और इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब को यानी पहले जुज को जुमले के शुरू में लाएंगे, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में पहले जुज को जुमले के शुरू में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, और फिर जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है 1 या 2 जुज हैं उसके तो वो आएंगे। इसकी मिसाल ऐसे होगी कि मैं स्कूल जाता रहा हूँ, मैं स्कूल जाता रहा हूँ, देख सकते हैं तार रहा हूँ आखिर में आ रहा है, तो मैं स्कूल जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, हैव बीन इस्तेमाल हुआ, गोइंग यानी ING फॉर्म इस्तेमाल हुई। एक छोटा सा कायदा है कि कंटिन्यूस का लफ्ज़ एक्टिव वॉइस टेंसेस में जहाँ भी आ जाए, चाहे वो कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट है, फ्यूचर है, बस कंटिन्यूस का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होगा आपने आंखें बंद करके कह देना है कि वहाँ ING फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो ये टेंस हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हम इसमें मैं स्कूल जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और नेगेटिव में क्या होगा वो मुरक्कब वाला कायदा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ऐसा नहीं होगा आई हैव बीन नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं, बल्कि पहले देखें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है तो हम पहले जुज हैव के बाद नॉट लगेंगे, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। दूसरे नंबर पर ये 2 टेंसेज हो गए। तीसरे पहले में कोई तब्दीली नहीं है, दूसरे में पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और तीसरे में पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। हैव, आई, बीन, बीन अपनी जगह पर है, बीन का कोई ताल्लुक नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर है लेकिन तब्दीली में पहले को फोकियत होगी, यानी पहले के बाद नॉट लगेगा, पहले को शुरू में रखेंगे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। हैव पहले आ गया, आई आया और फिर नॉट आया, बीन अपनी जगह पर बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, वो अपनी जगह रहेगा। हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। उम्मीद है मुरक्कब का कायदा आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ये बहुत अहम कायदा है, इसमें अक्सर दोस्त गलती कर जाते हैं कि वो हैव बीन सब दोनों को मिलाकर हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, इसके बाद नॉट लगाते हैं या इन दोनों को उठाकर शुरू में रख लेते हैं, ये गलती होती है।
आपको बता दिया। यहाँ देखिए हैव बीन है, अगले टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन होगा, वहाँ भी ये है। फिर शेल बी फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा, वहाँ भी ये है। शेल के बाद नॉट लगाना है, शेल को शुरू में लाना है। फिर शेल हैव होगा फ्यूचर परफेक्ट में, वहाँ भी शेल के बाद नॉट का इजाफा होगा, शेल को शुरू में लेंगे। और जो आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 नहीं बल्कि 3 हैं, शेल हैव बीन विल हैव बीन। तो हमने वहाँ शेल के बाद नॉट लगाना है, विल हैव अपनी जगह रहेंगे, शेल हैव बीन अपनी जगह रहेंगे, शेल के बाद नॉट लगाना। तो शेल हैव बीन 3 मिलकर हेल्पिंग वर्ब बना, तो हमने बस शुरू में शेल को लाना है, शेल के बाद नॉट लगाना है। मुरक्कब का कायदा बहुत आसान है, ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है कि डिड इस्तेमाल होगा, उर्दू की अलामत भी अलिफ छोटी या बड़ी या था थी थे। अब यहाँ तब्दीली क्या होगी, यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और कब कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक छोटा सा कायदा है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ मुस्बत जुमले में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव, यहाँ वर्ब की दोबारा वही से पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। मैं स्कूल जाता था, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, मैं स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल, देखिए गो नहीं इस्तेमाल हुआ, गॉन नहीं इस्तेमाल हुआ, गोइंग नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि दूसरी फॉर्म गो वेंट गॉन में से वेंट इस्तेमाल हुआ। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। और इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। पॉजिटिव सेंटेंस में ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, सो हमने नहीं किया। आई वेंट टू स्कूल, हमने नहीं कहा आई डिड वेंट टू स्कूल, ये जुमला सही नहीं बनेगा। आई वेंट टू स्कूल, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, पहली फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस होगा आई वेंट टू स्कूल, नेगेटिव होगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और इंटरोगेटिव होगा डिड आई गो टू स्कूल, और नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा डिड आई नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे है जी पास्ट कंटिन्यूस। आगे पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैज वाज और वर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आई ही शी इट सिंगुलर, इन तमाम के साथ वाज इस्तेमाल होगा, और वी यू दे प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल होगा। यहाँ थोड़ी सी तब्दीली हुई है, आई जो है ये यहाँ सेकंड ग्रुप के साथ मिल गया है। आई ही शी इट सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर को हमने वी यू दे प्लूरल की जगह पर रख देना है। आई ही शी इट सिंगुलर के साथ वाज, और वी यू दे प्लूरल यानी फर्स्ट ग्रुप के साथ से हमने आई को हटा दिया, आई को दूसरे सेकंड ग्रुप में मिला लिया, तो वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट, बहुत आसान टेंस है। हेल्पिंग वर्ब एक ही इस्तेमाल होता है हैड, आई वी यू दे प्लूरल ही शी इट सिंगुलर, तमाम के साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है परफेक्ट, क्योंकि तीसरी उंगली में होता है, तो तीसरी उंगली में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, मालूम है आपको। आगे है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ एक कायदा मुरक्कब वाला लगेगा, मालूम है आपको, और कोई कायदा नहीं लगेगा। आई वी यू दे यानी फर्स्ट ग्रुप के साथ हैव, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप तमाम के साथ हैड बीन इस्तेमाल होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है यहाँ, हैड बीन। यहाँ हैज़ बीन हैव बीन नहीं है, शेल हैव बीन विल हैव बीन नहीं है, शेल बी विल बी नहीं है, सिर्फ हैड बीन एक हेल्पिंग वर्ब है मुरक्कब है, एक हेल्पिंग वर्ब है मुरक्कब। हमने मुरक्कब वाले कायदे को फॉलो करना है लाजमी तौर पर। हैड के बाद नॉट लगाना है, सवालिया और मनफी सवालिया में हैड को शुरू में लगाना है, जो बीन है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई है। उसके बाद आता है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत आसान है, उर्दू अलामत गा गी गे, शेल और विल हेल्पिंग वर्ब हैं। मैं बताना चाहता हूँ आई और वी ये जो सब्जेक्ट हैं दो, इनके साथ शेल इस्तेमाल होगा, और यू दे प्लूरल ही शी इट सिंगुलर तमाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। आसान सी बात है। वर्ब की दो फॉर्म आपको मालूम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट उंगली का पहला पोरा है, तो यहाँ पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमने। वो स्कूल जाएगा मुतलक है, जा रहा होगा, जा चुका होगा, जाता रहा होगा, नहीं है, मुतलक है, सिंपल है, इंडेफिनिट है। तो वो स्कूल जाएगा यानी फ्यूचर में जाएगा। ही
विल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ शैल आएगा और ही शी इट सिंगुलर प्लूरल इन तमाम के साथ यू दे इन तमाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। आगे आता है जी फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी इस्तेमाल होंगे। आई वी के साथ शैल बी, यू दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर इन तमाम के साथ विल बी इस्तेमाल होगा। इसमें भी मुरक्कब वाला कायदा आपने फॉलो करना है। इसमें उर्दू अलामत रहा होगा, रही होगी, मालूम है आपको। वर्ब की फॉर्म टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का लफ्ज़ जहाँ भी आ गया वहाँ आपने आंखें बंद कर लेनी है और कह देना है ING फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद नंबर आता है 11वें नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वर्ब की तीसरी फॉर्म, क्योंकि तीसरी उंगली है, और हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव इस्तेमाल होंगे। आई और वी के साथ शैल हैव और यू दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, बाकी तमाम के साथ यानी विल हैव इस्तेमाल होगा। यहाँ भी आपने मुरक्कब के कायदे को, कुलिये को, रूल को फॉलो करना है लाजमी तौर पर। मुरक्कब का कायदा यहाँ भी लगेगा, क्योंकि शैल हैव दो हेल्पिंग वर्ब मिलकर एक हेल्पिंग वर्ब बना है, दो जुज हैं इसके, तो शैल के बाद नॉट लगेगा और शैल को शुरू में लाएंगे सवालिया जुमले में। फाइनली आखिरी 12वां टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा और वी और यू दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, इन तमाम के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब देख लें, तीन मिलकर एक बन रहा है, मुरक्कब हेल्पिंग वर्ब है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो वो मुरक्कब होती हैं। शैल हैव बीन, तो यहाँ हमने शैल के बाद नॉट लगाना है और शैल को शुरू में लाना है। विल हैव बीन में विल के बाद हमने नॉट लगाना है और विल को शुरू में लगाना है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आप कॉपी पर इसकी मशक कर सकते हैं अच्छे से। एक बात और आखिरी बात वो ये है कि ये जो आखिरी तीन टेंसेस हैं आखिरी छोटी उंगली में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ वक्त का इस्तेमाल होता है। यहाँ रहा होगा जब तर्जुमा होगा तो ये ऐसे होगा, मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये 2 दिन जो है ना ये मुतय्यन नहीं है। एक छोटा सा कायदा इसका भी है, इन तीन टेंसेस का एक छोटा सा कायदा है कि जहाँ वक्त मुतय्यन होगा, उर्दू टेंस में आपने वक्त मुतय्यन करना है, वक्त मुतय्यन है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस का इस्तेमाल करके आखिर में मुतय्यन वक्त लगा देंगे। और अगर मुतय्यन वक्त नहीं है बल्कि वक्त गैर मुतय्यन है तो आपने आखिर में फार का इस्तेमाल करना है और आखिर में आपने जो वक्त गैर मुतय्यन है उसको लगा देना है। अब मैं बताता हूँ, मैं आपको एक टेंस बताता हूँ। मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये 2 days मुतय्यन नहीं है, 2 दिन मालूम नहीं है, इसलिए हमने आखिर में फार लगाया। और अगर ये हो कि मैं मंडे से या ट्यूसडे से या फ्राइडे से स्कूल जा रहा हूँ तो यहाँ सिंस इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे। ये फ्राइडे जुमे का दिन मुतय्यन है कि यार मैं ये जो जुमा है इस जुमे से मैं स्कूल जा रहा हूँ, मंडे से ट्यूसडे से। ये जहाँ भी आप मुतय्यन वक्त होगा आपने सिंस इस्तेमाल करना है और जहाँ गैर मुतय्यन वहाँ आपने फार इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग मालूम हुई होगी, आपको अच्छी तरह ये बातें समझ आई होंगी। मेरा मकसद आपको समझाना है। वीडियो अगरचे लंबी हो गई है आधे घंटे की, लेकिन देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टेंसेस बहुत अहम चीज़ हैं। अगर ये सीखने के लिए आपका आधा घंटा सर्फ हो जाए, जो लोग थोड़े एक्सपर्ट हैं और जो नए हैं वो पूरा कोर्स कर लें, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी बात, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसमें भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आपने कमेंट बॉक्स में अगर हमें बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।